हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैंने पीआईक्यू की सीरीज़ 3 डाल रखी है। ये फोर्थ सीरीज़ है और इसके अंदर जनरली मैं यूपी पीएससी के क्वेश्चंस, राजस्थान पीएससी के क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीएससी के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पीएससी के क्वेश्चंस इनको कवर करूँगा। और टारगेट यही है कि लाइक अराउंड 30 क्वेश्चंस कवर करूँ मैं। और इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा मैं इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो मतलब पीआईक्यूज़ हैं बेसिकली। उसमें मैं सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के क्वेश्चंस होंगे वो कवर करूँगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ ये टॉपिक्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के और यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। और उसमें बारीकियों से हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम इतना पढ़ते हैं ना तब समझ लीजिए कि मतलब क्वेश्चन फिर इन टॉपिक से बाहर नहीं जाता। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से मैं बोलता हूँ तो आप 19 करने की इस हालत में होंगे कि हाँ आप कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद टॉपिक को पढ़िए, लिटरली आपको बहुत ही आसानी से सब समझ में आएगा। कितने टॉपिक तो ऐसे लगा रही तो डायरेक्टली कुछ पूछा गया, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसको आप मेरे साथ बने रहिए। और नहीं बने हैं तो दोस्तों को शेयर करिए जो अवेयर नहीं है अभी तक, और जोड़िए उनको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मे द गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए इसका आंसर आर्टिकल नंबर 200 है। और आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट का पूरा यहाँ पे रोल होता है कि उस बिल के साथ वो क्या करेगा, उसको एसेंट देगा या वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, क्या करेगा या रिजेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या पूरा दारोमदार होता है आर्टिकल नंबर 201 के अंदर। लेकिन आर्टिकल नंबर 200 के अंदर क्या होता है कि गवर्नर कैसे डील करता है बिल के साथ। वो बिल को एसेंट दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, या फिर किसके लिए रिजर्व कर रहा है, रिजर्व कर रहा है प्रेसिडेंट के लिए। तो आर्टिकल नंबर 200 ये 4 तरीके के मतलब बिल के साथ क्या किया जा सकता है, क्या कर सकता है गवर्नर, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 169 किसकी बातें करता है, क्रिएशन एंड रिमूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है कि हटा सकता है। आर्टिकल नंबर 169 उसके बारे में बात करता है। और दैट टू विथ सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकता है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ऐसा नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी ऐसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 200 है, वही आपको बताया मैंने। बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर सर्टन कंडीशंस। ओके, दिस मे हैपेंस व्हेन द गवर्नर बिलीव दैट द बिल रिक्वायर प्रेसिडेंशियल एसेंट, स्पेशली इट इन्वॉल्व मैटर बियॉन्ड द स्टेट जुरिस्डिक्शन। जनरली ऐसा ही होता है, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट वाली चीज़ों के ऊपर आप अगर बिल लाते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ के ऊपर बिल ला रहे हो जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, आउट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बिल ला रहे हो और उसके ऊपर ऑलरेडी सेंट्रल ने कोई लॉ बना रखा है, तो आपको पता है कि सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा। सो इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में क्या करता है गवर्नर, सेंटर के लिए बिल रिजर्व कर देता है, मीन्स प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर देता है। अगेन आर्टिकल 169 डील विद द क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। सो ये बिल से रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल नंबर 201 क्या करता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो बिल के साथ क्या करेंगे, जो बिल रिजर्व किया था ना गवर्नर ने, उस बिल के साथ वो क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल 202 क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज स्टेट बजट नॉट रिलेटेड टू द रिजर्विंग द बिल। देखिए स्टेट बजट के ऊपर, सॉरी सेंट्रल बजट के ऊपर आर्टिकल नंबर 112 है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल से रिलेटेड बात करता है। मनी बिल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको मनी बिल बोलते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें को हम मनी बिल नहीं बोलते हैं। और आर्टिकल नंबर 109 बात करता है प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल है, मनी बिल इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल बिल, आपको बता दूं मैं। ठीक है, एक लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था कि प्रेसिडेंट मनी बिल को, सॉरी फाइनेंशियल बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, ये उनका कोई पावर नहीं है उसके ऊपर, वो रिटर्न कर ही नहीं सकते उसको। आइदर ही कैन रिजेक्ट और आइदर ही शुड अप्रूव इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। आपको ये बात पता होगी कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे जो भी करंट वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट करता है मैक्सिमम फॉर द 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ में इलेक्शन कराए जाने चाहिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के। और इन अ केस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की डेथ नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, तो उस टाइम पे जो सीजीआई होता है दैट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कौन से ऐसी सिचुएशन कब आई थी कि जब सीजीआई को एक्ट करना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन है जहाँ पे सीजीआई को एक्ट करना पड़ रहा है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। बताता हूँ एक कंडीशन,
ये बार बार रिपीट किया मैंने वैसे तो। देखिए 1967 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम पे जाकिर हुसैन जो हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये भी सब भी पूछा जाता है यार, ये जो स्टेट पीसीएस वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब पूछ लेते हैं। पहला मुस्लिम बताओ, पहला पंजाबी बताओ, पहला पता नहीं, पहला ये बताओ कि जिसकी मृत्यु हुई थी ऑफिस में, तो जाकिर हुसैन ही थे वैसे, जिनकी पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका ऑफिस में डेथ हुआ था, मतलब दैट टाइम ही वाज सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट। ओके, तो जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी, वो क्या करते हैं, वो रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है। दैट्स वाई ही गेव द रेजिग्नेशन, एंड इन दैट पीरियड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है और प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है। सो एम हिदायतुल्लाह दैट टाइम एक्टिंग एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट टाइम ही वॉज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन वही है इन द 1967। ठीक है, ठीक है, चलिए वही कहानी है। सॉरी 1969, ओके, वो थोड़ा ईयर दिमाग से निकल गया था, 1969, ओके, वो 1967 से 69 तक थे वो, सॉरी, ईयर पे दिमाग में नहीं रखना, मेन कंसेप्ट दिमाग में रहे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पीएन भगवती जी हैं, इनका तो हमें जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल जो रिव्यू वाला स्कोप है उसके ऊपर इनका नाम आएगा, इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैविंग इलेक्टेड गवर्नर वॉज ड्रॉप्ड। देखिए पहले ऐसा था कि गवर्नर को इलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अब खुद देखिए एक स्टेट में गवर्नर भी है और सीएम भी है, दोनों इलेक्टेड हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना फिर। ठीक है, तो बोला गया कि ठीक है भाई, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसलिए हम गवर्नर को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और गवर्नर को जो नॉमिनेट करने वाला जो प्रोविज़न है ना, ये हमने लिया है कनाडा से। कनाडा में यही मॉडल एक्सेप्ट किया गया है, कनाडा से ही हमने ये मॉडल लिया हुआ है। अब ये नहीं बोलूँगा चुराया हुआ तो नहीं बोल सकता मैं, बट लिया हुआ ज़रूर बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए, इट वुड हैव मेंट फॉर अनदर इलेक्शन, बिल्कुल। क्यों ड्रॉप किया गया, बिकॉज एक और इलेक्शन होगा, ऑफकोर्स ये बात है, गवर्नर के लिए एक अलग इलेक्शन होगा, सीएम के लिए अलग इलेक्शन होगा। ठीक है, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन गवर्नर क्या है, नॉमिनल हेड है, तो भाई नॉमिनल हेड के लिए आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हो। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है ना गवर्नर, गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, सो दैट्स वाई टू हैव अ इलेक्शन। सीएम यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव है, तो पहला वाला एक्सेप्टेड है, क्या ऑप्शंस वाला है क्या, हाँ चलिए ठीक है। द इलेक्शन शुड हैव बिन फॉट ऑन अ मेजर पॉलिटिकल इशू, ऐसा कुछ नहीं है। द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, वही बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और गवर्नर की हायरार्की हाई है, गवर्नर का जब टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आप देखते हैं तो गवर्नर 4th नंबर पे आता है। ठीक है, तो गवर्नर बोलेगा भाई अपना तो भाई ऊपर है, तो भाई हमारे ऑर्डर पास होंगे, हमको माना जाएगा, तो ही विल फील हिमसेल्फ सुपीरियर, और दैट टू लोगों द्वारा इलेक्ट होके आएगा तो। ठीक है, द गवर्नर हैड अ फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऐसा कुछ है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करता है। यहाँ पे 1 और 3 के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। अच्छा 1 और 3 नहीं है यहाँ पे, अच्छा 1, 3, 4 है, तो चलिए, बट वही है कि 1, 3, 4 ज़्यादा मतलब, अभी मेरे को 4th नहीं भी पता हो तो देन टू आई कैन गो ना ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शन का भी फायदा होता है। ओके, अब देखते हैं जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट हैव टू मेंट अनदर इलेक्शन, बिल्कुल, बर्डन बढ़ेगा, इलेक्टोरल बर्डन होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर, बिल्कुल, एंड द गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, गवर्नर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं स्टेट का। ठीक है, और उसको जो लाइक चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा उस हिसाब से उसको काम करना है। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नर खुद ऐसा इलेक्ट हो गया तो गवर्नर अपनी मर्जी चलाएगा, क्योंकि गवर्नर बोलेगा मेरे को भी लोगों ने इलेक्ट किया भाई, तुम कौन होते बोलने के लिए। तो इसलिए बोला है कि यार कॉम्प्लेक्सिटी ना हो यहाँ पे, और फालतू का एक बर्डन क्रिएट होगा और फालतू का प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी। तो दैट्स वाई गवर्नर की जो पोजीशन होगी, गवर्नर की जो पोस्ट होगी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट इट शुड बी द नॉमिनल हेड, और उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था भाई, वो कौन है, वो नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। ठीक है, 1977 में बने थे ये, और एक इनका इलेक्शन कब हुआ था, ये वैसे उस टाइम के लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। ठीक है, ये इकलौते हैं जो लोकसभा स्पीकर थे, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। तो नीलम संजीवा रेड्डी वॉज अ पर्सन जो इन्होंने इसलिए मतलब इनका कोई अपोजिशन में था ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। ज्ञानी जैन सिंह तो पहले पंजाबी हैं वैसे, बता दो आपको। अब देखते हैं आगे क्या दिया। और हाँ, एक मैं बात बता रहा था, मैं भूल गया कि जो उस टाइम पे जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, आई थिंक ही वॉज अ प्रेसिडेंट जब एमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है,
तो एग्जाम में वो भी पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, और फखरुद्दीन अली अहमद वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर जिनके ऑफिस में डेथ हुई है। तो उसके बाद जो नया इलेक्शन हुआ था उसमें नीलम संजीवा रेड्डी ने कंटेस्ट किया और उनका अपोजिशन में कोई नहीं था। ठीक है, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाय बर्थ का तो ऐसा कुछ नहीं, बट ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन एक्सेप्ट इट। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स, बिल्कुल। ही मस्ट बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही मे बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल, ही कैन बी अपॉइंटेड। तो इसको तो हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया हुआ है, बट यस 4th वाला सही है। अब देखिए मेरे को कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे 4th वाला पता है मुझे और 2nd वाला पता है। मैं श्योर हूँ 2nd और 4th के बारे में, तो मैं ज़्यादा करके इसके साथ ही जाऊँगा वैसे, बिकॉज बाई बर्थ यहाँ पे आ जाता है ना। देखिए बाई सिर्फ इंडियन सिटीजन बोला है, बाई बर्थ यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमेरिका जैसा नहीं होता। अमेरिका में कैसा होता है कि बाई बर्थ वहाँ पे ज़्यादा वो दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, और बाई बर्थ वहाँ का प्रेसिडेंट हो गया, फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वहाँ पे बाई बर्थ है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे 2 और 4th के साथ मैं ज़्यादा अच्छे से जाना चाहूँगा, देखते हैं क्या है। बिल्कुल वही होना चाहिए, 2 और 4th। ठीक है, तो देखिए कभी कभी इस तरह के ना मेरे को नहीं पता हो तो भी मेरे को एक 3rd वाला तो गलत है, 3rd वाला यहाँ भी गलत हो जाएगा, 3rd वाला यहाँ भी गलत हो जाएगा। 1 और 2, देखिए 1 डाउटफुल था मेरे लिए, 2 तो सही था, लेकिन सबसे बेस्ट 4th वाला भी सही था। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि 4th वाला मैं श्योर हूँ ना, तो इस तरह की थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा पता आपका कैलकुलेटिव गेस भी सही जाएंगे। मैं श्योर नहीं था, मैं सच बताऊँ, मैं इस पूरे आंसर के लिए श्योर नहीं था, लेकिन देन 2 मैंने ऑप्शन देखे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी मेरी, मैंने कर दिया। ठीक है, ये होता है बार बार प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको जरूर नहीं कि हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आना चाहिए, लेकिन यू शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है इतना तो आता है, इस बेसिस पे भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये होता है कि आप क्वेश्चन पेपर की जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये फायदा होता है उसका। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल, देखिए सॉलिसिटर जनरल वो पर्सन होता है हु इज नेक्स्ट टू द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, सॉलिसिटर जनरल के बारे में किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, और ही इज अ चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट आप बोल लीजिए, और उनके नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ऑफकोर्स ये बात, ये भी लीगल एडवाइजर ही होंगे, क्योंकि इनके ऑफिस के नीचे ही काम करते हैं, इनका टेन्योर 3 साल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल एडवाइजर है, इनके बारे में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, ये बात आपको बता दूं, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, आर्टिकल 76 सिर्फ बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, किसी भी सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात नहीं करता है वो। ठीक है, चलिए ये पढ़ लेंगे आप लोग। ही इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, बिकॉज फर्स्ट जो है वो तो अटॉर्नी जनरल है। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट अडेयर टू दैट पॉलिसी। ठीक है, मानते हैं बात को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा है क्या? कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है, काउंसिल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता है। देखिए जरा, मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन गो विथ इट, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से सही है, थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज मिनिस्टर में एक पॉलिसी, ओके, लेकिन यहाँ पे सिविल सर्वेंट का पॉइंट देखिए यहाँ पे इन्होंने, चलो लेट्स गो विथ इट, देखते हैं क्या है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी वाइल सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स आर टास्क। ये तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टेटमेंट में। आर इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट रिस्क, देखिए कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा डाउट है मुझे, बिकॉज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टर्म है वो आर्टिकल 75 में सिग्निफाई किया जाता है, नो प्रॉब्लम। एंटायर कैबिनेट इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे मे सपोर्ट दस डिसीजन पब्लिकली। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन कैबिनेट वर्ड इज नॉट ना एक्सप्रेसिटली मेंशन नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैं डाउटफुल हूँ, थोड़ा अभी भी डाउटफुल है इसके लिए। एटलीस्ट आप इसको चेक करना खुद के लेवल पे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूँ इसको, और कमेंट करना है इसको, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इसके लिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं फालतू में बताना चाहता कि नहीं 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 मैं जो बता रहा हूँ सही है, आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, टू होम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल, हाँ भाई किसको है? लेजिस्लेटिव असेंबली को है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली को होता है उस पर्टिकुलर, क्योंकि जो भी वो डिसीजन लेता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे सीएम है। ठीक है, सीएम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सॉरी माय मिस्टेक हियर, यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट को ही होगा। ठीक है, दैट आंसर इज करेक्ट, प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं उनको, तो दैट्स वाई यहाँ पे
लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी जो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे दिमाग पे वो हो गया, स्किप हो गया। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर नहीं होता, माई मिस्टेक। तो गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट टू द, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे दिमाग में, अदरवाइज इट्स ओके। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, बिकॉज यहाँ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है गवर्नर वो सेंटर का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, ओके, तो डायरेक्टली वो सेंटर को रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर आप कहिए प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। वेयर सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलिए, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, इट्स अ प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस नहीं है वो, ठीक है, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, बिकॉज उसके अंदर जुडिशरी का काम हो रहा, लेकिन जुडिशरी के नेचर काफ़ी है, क्रिमिनल भी है, सिविल भी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जुडिशरी का लिया हुआ है, नॉट द होल एंड सोल, तो इट्स जस्ट अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, बिकॉज उसके अंदर रिमूवल की बात हो रही है प्रेसिडेंट की, ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर्स जो पास किए जाएंगे दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो ऑफकोर्स ये बात है इट्स ऑफ जुडिशरी नेचर, जुडिशियल नेचर का है, सो दैट्स वाई इट्स अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर, ओके, अंडर आर्टिकल 61 के अंदर आता है दिस इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, और किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट किया जाएगा या फिर सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जाएगा, और दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, और जब भी इनिशिएट किया जाएगा उस पर्टिकुलर हाउस में 1/4 ऑफ द मेजोरिटी के साथ उसको पहले पुट किया जाएगा, ठीक है, और वंस इट इज अप्रूव्ड उसके बाद उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जब नेक्स्ट हाउस में जाएगा उसमें भी 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके उसको माना जाएगा कि ओके नाउ द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, और उसके अंदर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड भी पार्ट लेते हैं और नॉमिनेटेड दोनों पार्ट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग लिटरली नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर नहीं है वो, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बिल्कुल कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 123, टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 143 कर सकते हैं, टू ग्रांट पार्डन आर्टिकल नंबर 72, टू सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए मैसेज उन्हें भेजना है तो उनका एक तरह से सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है वो कि मैसेज भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते हैं, इसके ऊपर ऐसा कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है, कोई उनकी ऐसा कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए, to send message to the parliament while the president can send the message to the parliament, this is the constitutional function, not a direct power like the other listed, तो ऑफकोर्स ये बात है हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं एज अ सोर्स ऑफ पावर, या वहीं से जो भी है अथॉरिटीज ली जाती हैं, तो वहाँ पे ऐसे कोई ऐसे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो सेंडिंग अ मैसेज मतलब से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में भाई उनकी एक ड्यूटी बनती है जो करे, ठीक है, पावर नहीं है उनकी ये, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and select the correct answer using the code below. The governor shall take oath or affirmation before entering upon his office. The format of oath or affirmation is given in the 3rd schedule of the Indian Constitution. बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। The governor shall make and subscribe the oath and affirmation in the presence of Chief Justice of the High Court or in his absence the senior most judge of the High Court of that court. Sorry. The process of oath and affirmation is given in Article 159 of the Indian Constitution. देखिए अब यहाँ पे ओथ एंड इन्फॉर्मेशन जो है ना, अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल 3 में दिया है, शेड्यूल 3 में दिया है ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको बता दूं मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो ओथ एंड इन्फॉर्मेशन है वो शेड्यूल 3 में नहीं दिया है, ठीक है, तो 2 वाला तो नहीं है, इतना मुझे पता है, तो यहाँ पे 1 and 3 4 के साथ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये गलत है, आई थिंक ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओथ एंड इन्फॉर्मेशन जो है 3rd शेड्यूल में गिवन तो है, लेकिन प्रेसिडेंट आप चेक करिएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं है, इफ़ आई एम राइट, क्योंकि देखिए आप खुद चेक करिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का नहीं है, थोड़ा सा जो मुझे डॉक्यूमेंट मिला है एक मतलब जो बना के दिया है मेरी टीम ने, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 and 4 इज़ द राइट आंसर, ओके। आर्टिकल 159 इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, और ओथ दिलाने के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, और वो नहीं है तो वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट काम करते हैं, प्रेसिडेंट के केस में सीजीआई होता है, लेकिन यहाँ पे 3rd शेड्यूल नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर, ओके। तो सेकंड वाला आप हटा दीजिए, ओके, और 3rd शेड्यूल अगर चेक करेंगे सेपरेटली तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, 3rd शेड्यूल में आपको सबके ओथ एंड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यस यहाँ पे चलिए, ये 3rd शेड्यूल में नहीं है, सेकंड वाला के साथ मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ, और ये वाला जो आंसर है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, सेकंड गलत है, और 1 3 4 के साथ इसलिए मैं डायरेक्टली आया ना, मैंने तो बाद में देखा, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल द जो भी दिया है जहाँ से भी लिया है इन्होंने, बट ये 1 3 4 है, ठीक है, गो विथ में,
ओके। और आपको नॉलेज वाइज अगर आप ओथ चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे थर्ड शेड्यूल को चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड शेड्यूल ऑलवेज टॉक अबाउट ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। तो आर्टिकल 159 इज करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये वाला तो सही है, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए, सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए, वो सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये गलत है वैसे, 1, 3 एंड 4, ओके। चलिए, विच इंडियन स्टेट हैज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? देखिए यूपी का है, क्योंकि यहाँ पे सुचेता कृपलानी जी थी, जो जेपी कृपलानी की वाइफ थी, वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो यहाँ पे यूपी है, ओके। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन, कौन से दिन से उसका ऑफिस चालू हो जाता है या फिर उसका टेन्योर चालू हो जाता है? विच ही इज इलेक्टेड, नहीं भाई, विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड होल्ड द ऑफिस, सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। जिस दिन से वो ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से उनका टर्म चालू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहला लाइन लिखा है इलेक्टेड, देखिए क्या होता है कि जो पहला प्रेसिडेंट है, जैसे समझिए कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इस अभी देखिए उनका इलेक्शन पहले हो गया था, पहला उनका इलेक्शन हो गया था, वो डिसाइडेड थे कि वो पीएम सॉरी प्रेसिडेंट बन गई हैं, बनेंगी, सॉरी बन गई नहीं बनेंगी, वो इलेक्शन में विजेता हो गई थी। लेकिन एक स्पेसिफिक डेट था जिस दिन पुराने वाले प्रेसिडेंट थे उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उस दिन जाके उन्होंने अपने ऑफिस में एंट्री ली, उस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो उस दिन से उनका ऑफिस चालू होता है, उस दिन से उनका 5 साल का टेन्योर चालू होता है, ना कि उस दिन से नहीं जिस दिन से वो इलेक्ट हो गई हैं। वो इलेक्ट होकर बैठी हैं, वेट कर रही हैं कि पुराने वाले का खत्म होगा, जो भी कुछ 5-6 दिन का टाइम होता है, बिकॉज देखिए पहले ही इलेक्शन करा लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जब आखिरी का 5 साल खत्म होगा, एक जो पुराने वाले का 5 साल खत्म होगा तब जाके नए का इलेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता। खत्म होने से पहले ही करा लिया जाता है, कुछ 10-15 दिन पहले ही हो जाता है सब कुछ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108? आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड भाई, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाएगा प्रेसिडेंट? देखिए प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं, उनको ऑल दो एड एंड एडवाइस होती है। आपको बताता हूँ, जब भी ऐसे काम होते हैं तो इसमें एड एंड एडवाइस तो कंफर्म है ही। आप मान लीजिए कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन से केस में सेटिस्फेक्शन अगर जब है, ऑल दो ही इज सेटिस्फाइड देन ही कैन कॉल, बट हिज सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिकॉज ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग जब आप बुलाते हैं, देखिए यू आर बाईपासिंग द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो फेडरल फीचर बोलते हैं ना हमारे इंडियन गवर्नमेंट, क्या एक तरह से फेडरल फीचर है हमारा, लेकिन उस फेडरल फीचर को बाईपास कर देते हैं। कैसे बाईपास करते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग आप बुलाएंगे, लोकसभा की सदस्यता 543 है, राज्यसभा की कितनी है 245 है भाई। पावर ऑफकोर्स ये बात है, इनकी नंबर ज़्यादा होते हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर नंबर दे बाईपास। अब इस तरह से राज्यसभा को तुमने क्या कर दिया, बिकॉज यहाँ पे जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो कोई भी बिल पास होगा सिंपल मेजोरिटी से, ऑफकोर्स इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सो दे बाईपास द राज्यसभा, सिंपल सी बात है। तो एक तरह से ज्वाइंट सिटिंग के अंदर तुम राज्यसभा को बाईपास कर रहे हो ना, तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग हमारी कंट्री में से 3 बार बुलाई गई। आप खुद चेक करिएगा, 3 बार से ज़्यादा नहीं बुलाई गई ये। तो इस तरह का हमारा एक तरह से वो है, बिकॉज यहाँ पे एक तरह से हम बाईपास करते हैं और फेडरल फीचर को हर्ट कर रहे हैं हम, दैट्स वाई। इसलिए यहाँ पे है सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और इनका सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से भाई क्योंकि देखिए यहाँ पे जब प्रेसिडेंट बुलाता है ना, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बुलाता है। आपको बार बार बताता हूँ मैं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बुलाता है। प्रेसिडेंट को जब एडवाइस मिलती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तभी बुलाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, कब बोल सकता कर सकता है भाई, खुद बताइए अभी। अंडर आर्टिकल नंबर 85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनियन कैबिनेट, वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए ये जो एमपी पीसीएस है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो लिटरली वैसे टर्म यूज करते हैं जो कि हम कॉमन में यूज कर रहे हैं। अदरवाइज देखिए यूनियन कैबिनेट ऐसा कोई टर्म ही नहीं मेंशन है, ऐसा कोई टर्म मेंशन ही नहीं है, लेकिन इनको आदत है कि भाई ऐसे टर्म यूज करके कंफ्यूज करेंगे। अब चीफ जस्टिस का कोई रोल ही नहीं है, लोकसभा का कोई रोल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राज्यसभा तो हटा दीजिए, चलिए राज्यसभा तो मतलब नहीं, आप इतना समझदार है, लेकिन लोकसभा और आप यूनियन कैबिनेट में कंफ्यूज हो जाएंगे। लोकसभा खुद नहीं बोलती, यूनियन कैबिनेट मतलब पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन ये जो स्टेट पीसेस वाले ने ऐसे खतरनाक टर्म इसलिए यूज करते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो, बस, और कुछ मतलब नहीं है इनका, ठीक है। अदरवाइज यूनियन कैबिनेट, सिर्फ कैबिनेट वर्ड मेंशन है हमारे आर्टिकल नंबर 352 में, लेकिन अब स्टेट पीसेस वालों को कौन समझाए, अब आदत है उनकी ऐसे क्वेश्चन देने की, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 85, जिसके अंदर
लाइक डिसॉल्व करने के प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कब लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा, किसके रिकमेंडेशन पे किया जाएगा, एंड एवरीथिंग इट इज़ गिवन देयर, ठीक है। ठीक है, चीफ जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, लोकसभा का कोई मतलब ही नहीं है, राज्यसभा का तो छोड़ ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट। देखिए प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, कब कब करते हैं बता देता हूँ। जब फ्रेश इलेक्शन होके जब आते हैं ना, जब पहला सदन बैठता है तो उस पहले सेशन को, फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं। और हर साल, जैसे अभी 2025 है, 2025 का भी पहला जो सेशन होगा बजट सेशन, उसका पहला एड्रेस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। उनका प्रिपेयर कौन करेगी भाई उनकी स्पीच, ये जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है कौन प्रिपेयर करेगा, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। काय का स्पीकर ऑफ द लोकसभा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं, तो यहाँ पे सेंट्रल कैबिनेट, ऑफ कोर्स सी बात है, गवर्नमेंट ही प्रिपेयर करके देती है कि भाई हमारे, क्योंकि वो एक तरह से जनरल एड्रेस होता है जिसके अंदर मेनली वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की क्या एजेंडा है, गवर्नमेंट के क्या पोर्टफोलियोज हैं, गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, तो गवर्नमेंट ही प्रिपेयर करके उनको रिपोर्ट देती है। सिंपल सी बात है, वही चीज़ें वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। ये वही बताया कि कब कब एड्रेस करता है, तो ऑफकोर्स सी बात है वही चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं। होम सेक्रेटरी नहीं है, डिफेंस सेक्रेटरी भी नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी है, सिंपल सी बात है। आप खुद अगर थोड़ा IAS PCS के अगर आप देखते होंगे, ये सब थोड़ा ना एडवर्टीजमेंट देखते होंगे या फिर ऐसे स्पीचेस सुनते होंगे, रील्स देखते होंगे, तो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बार तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। एक बार विकास देवी कीर्ति सर का एक वो था जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई अब अगर यंग एज में अगर आप IAS बनते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको, सेक्रेटरी लेवल तक आप जा सकते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, ठीक है, किसी भी एक सिविल सर्विस के लिए, ठीक है, सर्वेंट के लिए। चलिए इनके, हाँ, इनकी ड्यूटीज़ पे काम करते हैं वही कोऑर्डिनेटर होते हैं एक तरह से, आप एक तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, बिकॉज यही सही बोलो तो यही सरकार चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन तो आते हैं जाते हैं, लेकिन इनको सब पता होता है यही सरकार चला रहे हैं, यही पॉलिसी बना रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, ठीक है। हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविल, ऑफ कोर्स आई थिंक ये रिपीट हो गया, माफ करिए ये रिपीट हो गया है। फॉर हाउ लॉन्ग अ वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। देखिए भाई आपको बता चुका हूँ 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं एक्ट कर सकता एज ए प्रेसिडेंट किसी भी केस में, तो यहाँ पे 6 मंथ है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 65 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ड्यू टू डेथ, अब मर गया तो कहाँ ही करेगा, रेजिग्नेशन दे दिया उसने, रिमूव कर दिया आपने, और किसी भी रीजन की वजह से उस पोस्ट, अगर वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए सर्व करेगा, 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर भी बोल दिया था, ऊपर का एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था तो मैंने बता दिया था, बड़बड़ा दिया था इससे रिलेटेड, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं करेगा वो, ठीक है। If the Vice President of India has to discharge the duty of President of India in his absence due to some reason, what is the true to such duration? क्या लिखा है भाई, इन सच ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। बिल्कुल क्यों करेगा भाई, देखिए जिस दौरान वाइस प्रेसिडेंट क्या एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट कर रहा है ना, तो उस टाइम पे वो ही इज एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, उसका चेयरमैन ऑफ द काउंसिल नहीं है उस टाइम पे, वो इज नॉट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। वो वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन जो है वो अपना पार्ट रोल वहाँ पे प्ले करेंगे राज्यसभा का एज ए चेयरमैन। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का पूरी तरह से रोल क्या हो रहा है, जब 6 महीने या जितने भी ड्यूरेशन के लिए, 3 महीने 2 महीने 1 महीने जो भी 10 दिन ही क्यों ना, उस 10 दिन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट एंड ही इज अ प्रेसिडेंट। सिंपल है बात खत्म करो यहाँ पे। इन द ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट विल गेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकेंड वाला सही है। इफ इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स आपको समझा चुका हूँ, थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला भी सही है, तो 2 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं है। अरे यार वापस से कुछ गड़बड़ी की है इन्होंने, क्या बोला था, ट्रू बोला है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ही इज नॉट काउंसिल, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सही है, ये आप इसके साथ हटा सकते हैं, ये मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज ना, क्योंकि देखिए आप इसके साथ मत जाइए यहाँ पे, जब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है तो गो विद दैट, ओके। आप खुद अपने लेवल पे चेक भी कर सकते हैं, यू कैन गेट द PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट द पावर टू पार्डन। कौन कौन सी चीज़ें पार्डन के अंदर आती है भाई, आर्टिकल 72 के अंदर कौन कौन से भाई पार्डन के वो देखिए डेफिनेशन के अंदर आते हैं। पार्डन खुद आता है जिसके अंदर आप डेथ को आपने डायरेक्टली पार्डन कर दिया, या कोई भी जो आपको सजा दी थी प्रेसिडेंट ने पूरी तरह से पार्डन कर दिया। कम्यूटेशन,
कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, डेथ को आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट था 10 साल को आपने 5 साल करवा दिया, मतलब कुछ तो भी सजा आपने चेंज कम करवा दी, ठीक है। रेमिशन है, रेस्पाइट है, रिप्राइव है, ये सारे हैं, लेकिन डिटेंशन और कंटिन्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पे 6th और 7th नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन देते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले भाई, ठीक है। तो क्या पूछा था, डज नॉट बोला है ना, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा, ठीक है। पार्डन के अंदर ऑफकोर्स, कम्यूटेशन के अंदर अब क्या करते हैं, द रिडक्शन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, दैट इज डेथ को आपने क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, मतलब आपने नेचर चेंज कर दिया उसका, ठीक है। रेमिशन में क्या करते हैं आप यहाँ पे नेचर चेंज नहीं करते, आप क्या करते हैं यहाँ पे कि 10 साल सजा थी तो 5 साल जरूर कर देंगे आप, लेकिन जो रिगरस है तो रिगरस ही रहेगी, अगर लाइट है तो लाइट ही रहेगी। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप सेंटेंस जो है वो कम कर रहे हो बस, लेकिन उसका नेचर वही रहेगा। अगर बोला है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो रिगरस ही रहेगा वो, 10 साल का भले 5 साल करो तो 2 साल कर दो, जितना भी करो, टाइम फ्रेम आप कम कर रहे हो बिल्कुल, लेकिन नेचर वही रहेगा। रेस्पाइट में क्या कर रहे हो आप, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं आपके, तो उस केस में आप जैसे फिजिकल कोई डिसेबल पर्सन है, प्रेग्नेंट है, तो उस केस में आप लाइट इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो उसको, ठीक है। रिप्राइव में आपने टेम्प्रेरी सस्पेंशन किया है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन सजा तो वही मिलेगी, तो थोड़ा सा बस सस्पेंशन होता है बस। डिटेंशन कंटिन्यूएशन ऐसा कोई मेंशन नहीं है आर्टिकल नंबर 72 में, तो यहाँ पे नहीं बनेंगे वो, ठीक है। ऑन विच मैटर इज इट एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन से मैटर पे भाई ले सकता है, एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, चलिए सोचते हैं इसके ऊपर। टू असेंट द बिल, बिल की असेंट अगर करना है तो उसे एडवाइस लेने की ज़रूरत है क्या, आर्टिकल नंबर 111 में एज सच कोई एडवाइस लेने की उसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना हो। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर तो उसे साइन करना ही पड़ता है, तो वहाँ पर एडवाइस की बात ही नहीं आती है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे। मनी बिल के केस में रिटर्न नहीं कर सकते, रिजेक्ट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है बिल को एसेंट देने के लिए तो उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ तक कि बिल को रिकन्सिडर भी करवा सकते हैं एक बार के लिए, यहाँ तक कि बिल को वो अपने जेब में रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो बिल के ऊपर तो बात ही मत करो यहाँ पे, ठीक है, मैंने वीटो भी गिनवा दिया आपको। ये होता है जब आप चीज़ों को रिलेट करते हैं तब, तो बिल को हटा दो, सेकेंड वाला ऑप्शन हटा दो। टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर, यहाँ पे भी देखो बिल के ऊपर उनकी मर्जी है भाई, बिल के ऊपर उनकी मर्जी है, देना चाहे देंगे, नहीं देना चाहे नहीं देंगे, यहाँ पे वीटो पावर उनका चलता है, ठीक है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, गवर्नर को भी बोल रहे हैं कि भाई रिकंसिडर करने के लिए भेज दो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वापस अगर भेजेगी उनके पास तो वो बाध्य नहीं है उसको साइन करने के लिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के साथ उनका ऐसा है कि अब एक बार उन्होंने रिकंसिडर के लिए भेज दिया है, फिर वापस अगर आपने वही बिल भेजा या अमेंडमेंट करके भी भेजा तो भी अपनी मर्जी चलेगी उनकी, वो चाहे तो साइन करें, ना चाहे तो ना करें। तो यहाँ पे सी वाला भी गलत है। टू डिसॉल्व द लोकसभा, देखिए यहाँ पे उन्हें लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे उन्हें लेना ही पड़ेगा, हियर ही हैज़ टू टेक। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा आर्टिकल नंबर 85, टू असेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये काई का इसमें उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उन्हें पूरी तरह बाध्य हैं वो, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह बाध्य हैं वो। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे तो लेना ही लेना है उन्हें, बिकॉज एम्बेसडर की जो अपॉइंटमेंट होगी ऑफकोर्स वो जो कर रहे हैं तो उनके एडवाइस पे ही कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, हमने सारा डिस्कशन कर लिया। ऑन विच मैटर इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट, ई वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, ई वाला ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसके डिटेल में जाना चाहूँ कि अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसा है, कि अभी थोड़ा काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे ना क्वेश्चन दे रखा है, जरा इसको पूरा रब करने दो मुझे और डिटेलिंग देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या है। जरा अभी समझ तो लिया हमने पूरा क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बोला है कि नहीं लेने की ज़रूरत है, देखिए यहाँ तो लेने की ज़रूरत है तो ये ऑप्शन हटा देते हैं, बिकॉज हियर इज टू टेक, बिना इसके तो होगा नहीं। यहाँ पे भी उन्हें डायरेक्टली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज उनके बिना आर्टिकल नंबर 85 में काम चलेगा नहीं, उन्हें लेना ही पड़ेगा, उनके बिना तो डिसॉल्व नहीं कर सकते। बिल, अगर गवर्नर का कोई बिल आता है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, गवर्नर क्यों रेफर करता है बिल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेंटर के साथ, तो अब बिल को रेटिफाई करे ना करे, अब यहाँ पे देखिए मर्जी तो उनकी चलती है, लेकिन वो किसके बिहाफ में मर्जी चलती है तो समझ लीजिए ज़रा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की डेप्थ में जाने की बात उन्होंने बोली है, ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेलिंग वो बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंटर का बिल, सेंटर का कोई एक्ट है, ऑलरेडी एक सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट बना हुआ है, और उसी को बाईपास करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाहता है तो उस बिल को गवर्नर रिजर्व करके प्रेसिडेंट को भेज देगा, तो ज़रूर प्रेसिडेंट बात करेंगे ही करेंगे,
काउंसिल और मिनिस्टर के साथ, तो यहाँ पे इस वाले को भी हम साइडलाइन कर सकते हैं। और बिल को जब एसेंट देने की बात आती है तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो ये बोलते हैं कि उन्हें भाई पूछने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी मर्जी से वो एक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे बी और ई में डाउट है। अब ऐसे क्वेश्चन ना कॉन्फ्लिक्टिंग बन जाते हैं, क्योंकि बी वाले केस में यहाँ पे फिर भी देखिए कोई बिल को जैसे अभी आता है यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसको तो चाहे तो रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं या फिर उसको पॉकेट वीटो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया। लेकिन अब बी और ई में डाउट है मुझे, यहाँ पे तो उन्हें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट आई एम प्रिटी श्योर। यहाँ पे उन्हें बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उन्हें करना ही पड़ता है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं उन्हें मतलब लेने का, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सीधा। तो ई के साथ मैं ज़्यादा जाना चाहूँगा, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग कौन लगाया अभी। ई के साथ मैं आई एम ओके विथ इट, ई के साथ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसने ये क्लियर किया था कि जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जाएगा तो उसको प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ई के साथ मैं जाना चाहूँगा। ओके ओके, अभी डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। वही है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, बिकॉज आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है वो क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दिस केस। तो ई के साथ में ज़्यादा थोड़ा था वैसे, बाकी में थोड़ा सा ना अगर डेप्थ में जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल आ ही जाता है। ओके चलिए, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इंडिया ऑन लीगल मैटर, अगेन अटॉर्नी जनरल, सोचना ही नहीं है इसको क्या डिटेल पढ़ना, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी भाई डिस्क्रिशनरी पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में। चलिए पहले जो होगा वो देखते हैं, जो नहीं है वो देखते हैं पहले। पार्डन करने के लिए उन्हें एडवाइस की जरूरत है, ठीक है। पार्डन आर्टिकल 72 में उन्हें एडवाइस लेने की जरूरत है। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में किसके बुलाने पे, ऑफकोर्स वही तो इससे पहले क्वेश्चन आया था ना आर्टिकल 108 का, ज्वाइंट सिटिंग को बुला रहे हैं किसके एडवाइस पे बुलाएंगे, अगेन यहाँ पे भी एडवाइस चाहिए, तो ये भी हटा दीजिए आप, ये दोनों हटा दीजिए। टू सेंड अ मैसेज टू द पार्लियामेंट, ये तो कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन पावर तो ऐसे पावर नहीं है यार, ये ड्यूटी है वैसे। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, देखिए जज की अपॉइंटमेंट है तो भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वाला भी हटा दीजिए, ठीक है। टू विथहोल्ड द विल, इसके लिए उन्हें कोई जरूरत नहीं वैसे, बट चलो देखते हैं जरा, अब ऑप्शन देखते हैं। मेरे को पूरा थोड़ा देखिए वेक क्वेश्चन थोड़े बन जाते हैं ऐसे, थोड़ा ऑप्शन के साथ डील करना पड़ता है। पार्डन वाला हो गया, फोर्थ फिफ्थ और सेवेंथ, ये तो कैसे भी नहीं होने चाहिए भाई, ये कैसे भी नहीं होने चाहिए। फोर्थ हटा दो इसको, फिफ्थ ये भी हटा दो, सेवेंथ ये भी हटा दो, अब क्या बचता है, अच्छा 3 ऑप्शन निकल गए। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, सेकंड बोला है, फोर्थ बोला, अच्छा फोर्थ इसमें भी तो हटा दो, फिर लास्ट वाला बचा ना, ई बचा, समझे आप। नहीं पता है तो भी देखिए ऊपर वाले कॉन्फ्लिक्टिंग मिलेंगे आपको। अब सेकंड क्या है भाई, टू रिटर्न अ बिल विथ ऑब्जेक्शन, ये ऑफकोर्स ही बात है, एक बार वो भेज सकते हैं, वहां पे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर चलेगी, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए टू रिटर्न द बिल विथ ऑब्जेक्शन, बिल्कुल यहाँ पे सस्पेंसिव वेटो होता है उनका कि एक बार वो भेज सकते हैं रिकंसिडर के लिए, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड वाला हो गया। और क्या बोला भाई इन्होंने, थर्ड वाला, थर्ड क्या है भाई, टू विथहोल्ड अ बिल, बिल्कुल मतलब विथहोल्ड मतलब होता है रिजेक्ट करना, सिंपल सी बात है, कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, ठीक है, इसको इन्होंने लिया है तो मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके लिए उन्हें क्या बोलते हैं, पीएम का भाई वो लगता है, पीएम के अप्रूवल के बाद ही करते हैं वो। तो चलिए यहाँ पे इन्होंने इसको ऑल दो यहाँ पे भी एक केस है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या पीएम ने रिजाइन कर दिया, उसकी वजह से पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ सकता है, तो वैसे केसेस में भी अलग अलग कंडीशन आती है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा वीक चल रहा था, इसलिए मैंने वही ऑप्शंस लिए जहां पे उनको एडवाइस लेने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है जहां पे उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं ओ वाले पहले बाईपास कर दो जहां पे एडवाइस लेने की जरूरत है, तो हमारे लिए क्वेश्चन पूरा ईजी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा अच्छी नॉलेज हो तो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिटेलिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए सेम क्वेश्चन, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में या 22 में इसको छापा हुआ है, आपको बता दो मैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। अब कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या काम होगा? एजेंडा प्रिपेयर करना, बिल्कुल। असिस्टेंट करना, बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कोई रोल नहीं है उनका। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अब वो बताएंगे निर्मला ताई को कि कहाँ पे पैसा खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, मिनिस्ट्री को थोड़ी बताएंगे वो। तो ऑफकोर्स ये बात है, बताने का काम करते हैं, एलोकेट थोड़ी करेंगे कितना पैसा। तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट आंसर के साथ हम जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये वाला है। आगे बढ़ता है, ये ऑलरेडी मैंने कराया है, आप देख सकते हैं इससे पहले के वीडियोस में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन। यार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो लिटरली क्या ही बोले अभी। कौन से आर्टिकल में एलिजिबिलिटी कंडीशन है री इलेक्शन की फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सच में अपने आप में काफी टफ बन जाता है, बिकॉज हम हर एक आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं रट रहे हैं। अभी जो स्टेट पीसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लिटरली इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अब स्टेट पीसेस इस लेवल पे गिर चुके हैं, दे कैन आस्क यू एनी आर्टिकल। अब तो यूपीएससी भी वैसे पूछ रहा है, आपको बता दूं मैं, इसलिए मैं इतने आर्टिकल खेल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ आर्टिकल 85 लर्न हो गया, इस तरह से ही आर्टिकल 111 लर्न हो गया, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 165, आर्टिकल 108। तो इस तरह से ही आर्टिकल लर्न होते हैं। अब इस तरह के लेवल जब क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली इफ यू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन पेपर तो आपको ऐसे आर्टिकल लर्न हो गया। अदरवाइज आप एक बार बैठेंगे ना सोचेंगे कि लिस्ट बना लो, नहीं लर्न होगा, आपको भूल जाएंगे बार बार आप। सो दैट्स एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइम, दैट्स एडवांटेज। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 57 बोल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 52 तो नहीं बोलता, इतना कंफर्म था मैं। तो आर्टिकल 57 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलता है री इलेक्शन से रिलेटेड ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 52 क्या बोल रहा है? डील विद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 बोल रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 बोल रहा है किस तरीके से इलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 57 बोल रहा है री इलेक्शन के बारे में, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये सब भी आप अगर गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। Question number 28. Which of the following constitutional amendment act strict the size of the council of minister to 15% of the total number of the Lok Sabha? एक आया था, इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो है मेरा। 91st अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी उस पर्टिकुलर हाउस की, जैसे लोकसभा के अंदर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स लोकसभा के अंदर ही होती है, तो लोकसभा का 15% मैक्सिमम साइज होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का। जैसे 543 इस टाइम पे साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, तो 543 का 15% अराउंड 81 होता है। तो 81 मेंबर से ज़्यादा काउंसिल में नहीं होना चाहिए पीएम के। तो पीएम प्लस काउंसिल अगर मिला दूँ तो टोटल 81 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक ये बात करता है, ठीक है। तो वैसे 15% बोला है। और सेम प्रोविज़न ये स्टेट में भी लागू होता है, सेम प्रोविज़न स्टेट में लागू होता है। लेकिन अब कुछ छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे एग्जांपल के लिए गोवा हो गया, यहाँ तक कि दिल्ली का ले लेता हूँ, दिल्ली के अंदर 70 सीट है। अब 70 का तुम 15% निकालोगे यार तो बहुत कम हो जाता है। तो उस केस में बोला है कि स्टेट्स के लिए क्या बोला है उन्होंने कि कम से कम 12 आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मिनिमम 12 होने चाहिए और मैक्सिमम 15%। 70 का 15% निकालो भाई लोग, कितना होगा? 70 का 10% होता है 7, और 7 का आधा होता है 3.5, तो टोटल क्या 11 आदमी रहेंगे। तो बोला है कि मिनिमम 12 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होंगे? 15%। तो स्टेट्स के टाइम पे जब बात करेंगे तो मिनिमम 12 की बात करता है। वैसे 91st अमेंडमेंट काफ़ी बड़ा है अपने आप में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलिए, तो इतना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मुझे जो आपको बताया मैंने कि जिसके अंदर गवर्नर का ओथ एंड फॉर्मेशन जो है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का, वो 3rd शेड्यूल में बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ पे मेरी इधर मिसप्रिंट हुआ है। और एक और था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ चेक करिएगा, तो प्लीज़ चेक इट, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इट। और यूपीएससी प्रीलिम्स से तो बिल्कुल हेल्प करेगा, साथ ही साथ अगर स्टेट पीसेस की तैयारी में हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। और आई एम लाइक कंटिन्यू मेकिंग सच कंटेंट। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, खुद देखो और प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू वेरी मच।